Hello everyone, I hope you all are doing well. मेरा नाम अतीबा है and we will solve exemplar questions of biotechnology and its application. First, we will deal with multiple choice questions. So, question number one says BT cotton is not a GM, मतलब genetically modified plant, an insect resistant, a bacterial gene expressing system, या फिर resistant to all pesticides. तो GM प्लांट किस तरीके का प्लांट है? जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि हमने कोई एक छोटा सा जीन था जो कि जो कि हम लोग ने थ्रू इंसेक्ट वेक्टर जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस के थ्रू किसी दूसरे प्लांट में डाल दिया और अब ये प्लांट जो है जेनेटिकली मॉडिफाई होकर कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा था। जैसे कि जो कॉटन होता है उसको काफी सारे जैसे लेप्टोस्पोरेंस होते हैं या फिर काफी सारे ऐसे इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं जो उसको खा लेते हैं। तो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कॉटन था उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जा रहा था। तो उस प्रोडक्शन को इतना कम ना हो कि सारा कॉटन जो बन रहा है वो सब तो आकर कोई कोई पेस्ट हो गया, कोई वेक्टर हो गया, उसने आकर खा लिया, जैसे बीटल्स हो गए या फिर टोबैको बडवर्म। These were the vectors which were destroying the cotton crop. तो इसको डील करने के लिए हम लोग ने पीटी एक बेसिलस thuringiensis से लिया हुआ एक छोटा सा जीन लिया जिसे हम लोग ने पीटी का नाम दिया। ठीक, और ये पीटी जीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जाकर इंसेक्ट के गट में एक्टिवेट होता है और फिर उस इंसेक्ट को किल कर देता है। तो the question was कि why this BT toxin and the toxin which was produced was not harming the cotton itself. वो बना रहा है तो वो टॉक्सिन कॉटन को क्यों नहीं किल कर रहा? बिकॉज द BT toxin which is produced is in inactive form और ये एक्टिव फॉर्म में तब होगा जब pH is alkaline। जब pH alkaline होता है तो pH alkaline कहाँ मिल रहा था इसको? इन द गट ऑफ द इंसेक्ट्स। जो बीटल्स थे जो बीटल्स थे, टोबैको बडवर्म्स थे, इनके गट में एक pH प्रेजेंट था दैट वाज ऑप्टिमम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन। तो उस बीटी टॉक्सिन को एक्टिवेट वो जैसे ही होगा वैसे ही उस गट में पोर्स बन जाएंगे और उस वर्म का लाइसिस हो जाएगा जिससे कि जो कॉटन है वो सेफ हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सारे जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बीटी टॉक्सिन डज नॉट वर्क ऑन ऑल ऑफ देम। देयर आर सम सिलेक्टेड इंसेक्ट्स जिस पे काम करता है, जैसे लेपिडोप्टेरन्स के और बायोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। बस कुछ ही दो तीन ऐसे जो फैमिलीज हैं उस पे काम कर रहा है और बाकी पर नहीं कर रहा। तो हमें ये पता चला कि ऑल द इंसेक्ट्स उनसे सेफ नहीं है, बट कुछ से जो मैक्सिमम इंसेक्ट्स थे जो कि बहुत क्रॉप को हार्म कर रहे थे उनसे सेफ हो गया। तो द करेक्ट आंसर फॉर बीटी कॉटन इज नॉट अ जीएम प्लांट, ऑब्वियसली इट इज अ genetically modified plant. Insect resistance, it is insect resistant to some, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, सीलोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, यस, जो बैक्टीरिया का जीन था बेसिलस thuringiensis का, जो एक छोटा सा जीन था जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था, उसी का एक्सप्रेशन प्लांट में जाकर हो रहा है जो टॉक्सिन बना रहा है। तो अब बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, इट इज द राइट आंसर। बट रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड्स, नो, it is not resistant to all pesticides. Question 2. C-peptide of human insulin is a part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridges removed during maturation of proinsulin to insulin responsible for its biological activity.
In order to correctly understand the question, we first need to understand what insulin is. Insulin is an enzyme which is released from the beta pancreatic cells. Okay, इतना तो हमको पता है. बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स, और ये प्रो फॉर्म में रिलीज होगा. प्रो फॉर्म has A, B and C peptides. A peptide और B peptide are the active form, और C peptide जो इंसुलिन है उसको इनएक्टिव कर देते हैं. तो ये इंसुलिन एक्टिव कैसे होगा? जब सी पेप्टाइड को एक्साइज कर दिया जाए, और सी पेप्टाइड एक्साइज होने के बाद ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, एंड दिस इज एक्टिव इंसुलिन. तो इंसुलिन इज रिलीज्ड इन अ प्रो फॉर्म लाइक प्रो एंजाइम्स. प्रो एंजाइम्स को एक्टिव करके एंजाइम्स बनाया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रो एंजाइम्स. In the same way, this hormone, it is in pro form, consisting of A, B, and C, whereas the C is the inactive form. C is a peptide जिसको हटाना पड़ेगा in order to make insulin active. And by what it is going to be active? By the presence of disulfide bond. Okay, so C is not helping in the formation of disulfide bond. पहला बात तो यही है. दूसरी बात, it is just present there in order to make the insulin inactive. ये इंसुलिन को इनएक्टिव बना रहा है. इट इज नॉट हेल्पिंग इन द एक्टिवेशन. तो सी पेप्टाइड ऑफ अ ह्यूमन इंसुलिन इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल. नो, ये मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल है. डज इट हैज सी पेप्टाइड? इट डजंट. तो first is wrong. Responsible for formation of disulfide bond? No. The disulfide bond are formed by themselves. C peptide is not helping in the formation of disulfide bond. Removed during maturation of pro-insulin to insulin? Yes, definitely. It is removed. जब हमको प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाना पड़ा, तो वी हैड टू रिमूव द सी पेप्टाइड बिकॉज इट वाज द ओनली वन व्हिच वाज मेकिंग द इंसुलिन इनएक्टिव. रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी? नॉट एट ऑल. ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट इज इनएक्टिवेटिंग, नॉट हेल्पिंग. सी. Question third. GEAC stands for Genome Engineering Action Committee, Ground Environment Action Committee, Genetic Engineering Approval Committee, Genetic and Environmental Approval Committee. Gene Engineering Action Committee ऐसी कोई कमेटी है नहीं. Ground Environment Action Committee, no. It is Genetic Engineering Approval Committee. Genetic Engineering Approval Committee was a committee which was actually set up in order to see कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें बन रही हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस बनाना या मंकी बनाना या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजों का फॉर्मेशन करना जो कि एथिकल हो. एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फंक्शनिंग विद जीन्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा जीन किसी दूसरे उसमें डाल दिया जाए विच इज लाइक वेरी हार्मफुल, जो पूरी रेस को खराब कर दे. तो इन ऑर्डर टू पेट्रोल कि कौन सा ऐसा चल रहा है, कौन सा ऐसा जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम लोग डाल रहे हैं जिससे कि कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जाए कि वो जो एनिमल था उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हैं. मान लेते कोई ऐसा जीन निकाल कर किसी डॉग में या किसी उसमें डालते जो कि उसको एक कैनाइन की जगह उसके कैनाइन की जो एबिलिटी है वो बढ़ा दे, एंड इफ द कैनाइन एबिलिटी बढ़ गई तो बहुत सारे जो अगल बगल जो एनिमल्स हैं वो बहुत हार्म हो जाएंगे. जिस वजह से जीईएसी सेटअप हुआ इन ऑर्डर टू पेट्रोल द एथिक्स की एथिक्स के बाहर चीजें नहीं हो रही हैं. Alpha 1 antitrypsin is question 4. Alpha 1 antitrypsin, an antacid, an enzyme used to treat arthritis, used to treat emphysema. Okay, it is not an antacid first of all. Okay. Alpha 1 antitrypsin, an enzyme. It is not an enzyme.
यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस? नो। आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूजुअली हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, प्रोबेनिसिड यूज होगा, बट ये नहीं। यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एंड हाउ एल्फा-1 antitrypsin is used to treat emphysema? Alpha-1 antitrypsin is a gene. Okay? जब alpha-1 antitrypsin का whenever there is alpha-1 antitrypsin जब कम हो जाएगा तो प्रोटीएज और इलास्टेज activity of lungs will be hampered. क्योंकि alpha-1 antitrypsin is the one which is seeing कि प्रोटीएज और इलास्टेज एक्टिविटी जो हमारे लंग्स की है वो बनी रहे, बट जैसे ही alpha-1 antitrypsin खत्म होता है तो प्रोटीएज और इलास्टेज की जो एक्टिविटी है उसमें दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीएज बढ़ जाएगा और जैसे ही प्रोटीएज बढ़ेगा जो वॉल्स हैं alveoli दे विल बी हार्म। इन व्हाट वे? कि इनमें फाइब्रोसिस हो जाएगा या इनमें वाटर का फिलिंग हो जाएगा, निमोनिया टाइप सिम्टम्स दिखने लगेगा या फाइब्रोसिस टाइप सिम्टम्स दिखने लगेगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देयर आर two methods by which antitrypsin activity can be hampered. One, if there is complete absence genetically, and the other way is by smoking. Smoking is also a major factor in which alpha-1 antitrypsin is hampered very easily. जिसकी वजह से the people who are smokers they suffer from emphysema very frequently. So, in complete absence of alpha-1 antitrypsin deficiency, we have to give performed alpha-1 antitrypsin in order to protect the person from emphysema. So, alpha-1 antitrypsin is used in the treatment of emphysema क्योंकि the smokers who have emphysema they have alpha-1 antitrypsin in them, but it is not actually working properly because of excessive smoking, because of excessive smoke and tar filled in their alveoli. Whereas the people who suffer from alpha-1 antitrypsin deficiency genetically, you have to give them alpha-1 antitrypsin in a formed way. Question 5. A probe, which is a molecule used to locate homologous sequences in a mixture of DNA or RNA, could be. What is a probe, which is a molecule used to locate homologous sequences in a mixture of DNA or RNA molecule? क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोब क्या होता है? प्रोब इट इज अ प्रीफॉर्म्ड small nucleotide chain which is used in identification of other DNA और RNA molecule. एक छोटा सा टुकड़ा है which is called a probe. और प्रोब यूज करते हैं DNA एंड RNA को देखने के लिए कि एक्चुअली में जो DNA या RNA का पोर्शन हम चाहते हैं एक्सट्रैक्ट करना वो हमें मिला है या नहीं, या फिर अगर DNA और RNA में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो प्रोब उन चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि वो उनके साथ अटैच नहीं करेगा. So a probe, which is a molecule which is used to locate a homologous sequences in mixture of DNA or RNA molecule, could be a single-stranded RNA. नहीं. Single-stranded RNA will not work. Double-stranded DNA? नहीं. Single-stranded DNA? No. Either DNA, either RNA or DNA can be single-stranded DNA, but not single-stranded RNA. No. It will be either DNA or RNA. Either DNA or RNA छोटा सा piece of DNA or RNA is going to be taken. उसको हम लोग रिएक्टर्स में डालेंगे और ये डीनेचर हो जाएगा. एंड देन जो हमारा जीन है, जो हमारा एक्चुअल में डीएनए है, उससे जाकर ये छोटा सा पोर्शन बाइंड करेगा एंड इट विल डिटेक्ट
the presence of particular gene. Okay, so it will be either DNA or either RNA. Choose the correct option regarding retrovirus. An RNA virus that synthesizes DNA during infection, a DNA virus that synthesizes RNA during infection, a single stranded DNA virus, double stranded RNA virus. तो retrovirus. Retroviruses are the viruses जो HIV virus है, that is a retrovirus, human immunodeficiency virus. It is a retrovirus. सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस का दैट इज HIV वायरस. एंड हाउ दिस HIV वायरस वर्क्स, इसमें हमारे पास एक RNA वायरस होता है. इट इज एन RNA वायरस विद जीन्स. ये RNA वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये रेप्लिकेट करेगा और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको रेट्रोवायरस बोलेंगे कि RNA के फॉर्म में है और ये बॉडी के अंदर जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बन जाएगा. जबकि नॉर्मली DNA से RNA बनता है. जो नॉर्मल जीनोम है उसमें हमेशा DNA से RNA बनेगा, बट इन रेट्रोवायरसेस RNA से DNA का बनना इज द मेजर फंक्शन जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू होता है. जिससे चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस. इट इज एन RNA virus that synthesizes DNA during infection. The site of production of ADA in the body. ADA, adenosine deaminase. ADA. What is the site of production of ADA? So erythrocytes. Erythrocytes do not have nucleus. RBCs do not have nucleus. तो जब भी कोई एंजाइम या फिर कोई प्रोटीन जब भी बॉडी से बनेगा तो इट रिक्वायर्स न्यूक्लियस, क्योंकि पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन. तो व्हेन न्यूक्लियस इज एब्सेंट वहां पर तो कोई चीज बन ही नहीं सकती, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट्स आर नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. A site of production will be lymphocyte. ब्लड प्लाज्मा में भी न्यूक्लियस एब्सेंट है तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा. ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स, these are the cells of bone. These are the cells which are present in bone, help in bone remodeling, formation and absorption. Okay? So ADA will be produced by lymphocytes. Okay? And lymphocytes produce ADA for deficiency, for immunity. ADA is very important for immunity. अगर किसी भी इंसान में ADA की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट, तो उस इंसान के अंदर इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी सेल्स हैं they will not be formed properly. All the WBCs or RBCs or plasma cells, their formation will be hampered, जिसकी वजह से इम्यूनिटी का लो होना इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी. तो ADA is very important for immunity and lymphocytes are the main cells who are producing ADA. Question 8. A protoxin. It is a primitive toxin, a denatured toxin, a toxin produced by protozoa, or an inactive toxin. Primitive toxin. Primitive toxin is nothing. Primitive toxin जैसा कुछ नहीं होता. A denatured toxin. Denatured toxin is a toxin जिसको हीट के थ्रू या किसी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू उसको डीनेचर कर दिया जाए.
But protoxin is not a denatured toxin. Toxin produced by protozoa. No, protozoa are not the ones who produce toxins. So inactive toxin, yes, a protoxin, inactive toxin. And in what reference they are saying inactive toxin? जैसा कि हमने बोला पीटी कॉटन में जो टॉक्सिन बनता है बेसिलस thuringiensis के जीन की वजह से बेसिलस thuringiensis has a gene called as PT gene, which is the one which produces toxin, and this toxin is in inactive form, जिसको हम लोग प्रोटॉक्सिन बोलते हैं. This protoxin enters the gut of the insect and create pores, lysis of the gut, and death of the parasite or the insect which is affecting cotton or any other crop. Question 9. Pathophysiology is the study of physiology of pathogen, study of normal physiology of host, study of altered physiology of host, or none of the above. So pathophysiology, patho and physiology. It is made up of two terms, patho and physiology. पैथो का मतलब होता है कि कोई भी ऑल्टर्ड चीज प्रेजेंट हो, जैसे कि नॉर्मल फंक्शन था पैनक्रियास के बीटा सेल्स का इंसुलिन प्रोड्यूस करना, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई ये इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया एंड हम लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हमने डायबिटीज बोला, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ और डायबिटीज हो गया. तो स्टडी ऑफ ऑल द प्रोसेस की ऑल्टर्ड मैकेनिज्म कुछ बॉडी में हुआ एंड देन उसका फिजियोलॉजी क्या रहा कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ इंसुलिन के प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज. इस प्रोसेस को पढ़ना और इसके बारे में रिसर्च करना, इसे ही हम लोग पैथो ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी द फंक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ बॉडी, नॉर्मल फंक्शंस, पैथोफिजियोलॉजी बोला. Okay, so pathophysiology, it is the study of physiology of pathogen. No. Then study of normal physiology of host. Normal physiology को हम लोग केवल physiology term देते हैं. Study of altered physiology of the host. Yes, pathophysiology study of the altered physiology. जो डिरेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर हुए उनके बाद बॉडी में क्या चेंजेस आए, किस तरीके से बॉडी में उन चेंजेस को एक्सेप्ट करा. All these things are studied under pathophysiology. The trigger for activation of toxin for PT is acidic pH of the stomach, high temperature, alkaline pH of the gut, mechanical action in the insect gut. So, question 10. Trigger for activation of toxin of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is going to produce some toxin. Okay, ये टॉक्सिन इंसेक्ट के गट में जाएगा, इनसाइड द इंसेक्ट गट, और इंसेक्ट के गट का पीएच दैट इज अल्कलीन. ओके, इंसेक्ट के गट का पीएच अल्कलीन मिलेगा एंड इनसाइड द इंसेक्ट गट दिस टॉक्सिन becomes active. It was previously a protoxin and then it becomes active toxin, and this active toxin acts on gut walls and create pores, and by these pores water enters the gut depth. So in the whole process we can see कि बस एक ऐसी चीज थी जिसने टॉक्सिन को एक्टिव करा एंड दैट वाज alkaline pH. Alkaline pH of what? Alkaline pH of the gut.
कोई ऐसा चीज नहीं था, गट का मोटिलिटी वॉज नॉट प्रेजेंट, या हाई टेम्परेचर पे तो डीनेचर हो जाएगा। और acidic pH is also going to inactivate the toxin. So what is going to activate the toxin? What is going to प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन बनाने में it alkaline pH of the gut is the only thing which is functioning. So trigger for activation of toxin of Bacillus thuringiensis is acidic pH of the stomach? नहीं. High temperature? No. Alkaline pH of the gut? Yes. Mechanical action of the insect gut? No. मैकेनिकल एक्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा था गट के अंदर। क्वेश्चन 11, golden rice is golden rice, a variety of rice grown along the Yellow River in China, a long stored rice having yellow tint, a transgenic rice having a gene for beta carotene, or a wild variety of rice with yellow colored grains. So golden rice is actually a genetically modified plant. Genetically modified जब normal rice was not able to meet up the needs of the people. जब एक राइस है और उसका प्रोडक्शन या उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि बहुत सारे राइसेस में बहुत सारी चीजें जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया या विटामिन ए, बहुत सारे राइस दे लैक ऑल दीज थिंग्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने का जो मेन पर्पस था, इट वाज टू इंक्रीज किसमें, द मिनरल, द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। तो गोल्डन राइस का डेवलपमेंट हुआ, एंड गोल्डन राइस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बाय एडिशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर beta carotene. Beta carotene is actually inactive विटामिन ए, जिसकी वजह से जब गोल्डन राइस में एक ऐसे जीन को इंसर्ट करा गया विच वाज कोडिंग फॉर बीटा कैरोटीन, तो राइस विटामिन ए में रिच हो गया। जब भी ये जीन एक्सप्रेस होगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, एंड विच इज व्हेन अ पर्सन ईट्स, तो उसमें बीटा कैरोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए एंड द फूड इज रिच इन विटामिन ए। तो गोल्डन राइस is not, and it is slight golden in color, but that is not the correct answer कि उसमें yellowish या golden color है जिसकी वजह से उसको बोलते हैं। It is a transgenic rice which is having a gene for beta carotene. A variety of rice grown along the Yellow River in China. Long stored rice having yellow colored tint. No, it is not a long stored rice. It is a transgenic or a genetically modified. Wild variety of rice with yellow colored grains? No, it is not a wild variety. Not either a long standing, not a wild variety. Wild variety जिसमें इसमें कुछ भी genetically modified नहीं होगा। Question 12. RNAi. RNA genes are silenced using single-stranded DNA, double-stranded DNA, double-stranded RNA, or single-stranded RNA. तो RNAi is a technique जो हम लोग यूज करते हैं। RNA इंटरफेरेंस, RNAi is referring to RNA interference. कैसे होता है, जब DNA RNA में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, RNA का फॉर्मेशन हुआ और फिर प्रोटीन्स, तो दिस RNA is the one which is going to express, और फिर आगे ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो हाउ इज RNAi going to function? In a particular plant जिसमें RNAi यूज करा जाएगा, उसमें हम लोग डबल स्ट्रैंडेड RNA डाल देंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA, एंड व्हाट इज दिस डबल स्ट्रैंडेड RNA इज गोइंग टू डू, ये
दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा डीनेचर होने के बाद, और इनमें से कोई एक जो आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन डेवलप हुआ, द आरएनए विच वाज डेवलप, जो कि किसी भी पैथोजन या किसी भी ऐसे चीज का था जिसको साइलेंस करना है, उसके आरएनए के साथ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज गोइंग टू बाइंड, एंड बाय दिस बाइंडिंग आरएनए इज साइलेंस्ड, जिसकी वजह से इसको RNAi बोलते हैं, RNAi इंटरफेरेंस या RNA साइलेंसिंग। अब when this RNA is silenced, इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा और एक्सप्रेशन रुक जाएगा। जब एक्सप्रेशन रुक जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो एसेंशियल प्रोटीन्स जब सेल लैक करने लगेगा तो उसका डेथ हो जाएगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ RNAi वी हैव यूज्ड डबल स्ट्रैंडेड RNA, जिसने कि दो सिंगल स्ट्रैंड बनाए और जाकर जो होस्ट RNA था उसके साथ बाइंड करा और RNA का साइलेंसिंग कर दिया। तो इन RNAi genes are silenced using double stranded RNA. Single stranded DNA, RNAi इंटरफेरेंस का ही मतलब है कि RNA को इंटरफेयर करे, तो DNA will not be interfering RNA. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द सेम वे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो वो डीनेचर होने के बाद भी केवल डीएनए को ही साइलेंस करेगा और नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, वो और किसी अदर पोर्शन ऑफ डीएनए को अपने ऊपर अटैच नहीं होने देगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, yes, it is going to be converted into two different strands which are going to act on the RNA of the insect. A single stranded RNA, नहीं. Question 13. The first clinical gene therapy was done for the treatment of AIDS, cancer, cystic fibrosis, SCID, severe combined immunodeficiency resulting from deficiency of AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, which is caused due to HIV virus. HIV virus acts on the T cells और वो इम्यूनिटी को कम कर देता है, ठीक, बट इसमें इम्यूनिटी कम हो रही है विच इज ड्यू टू सम एक्वायर्ड पैथोजन, दैट इज HIV. HIV ने T सेल्स पर एक्ट करा और इम्यूनिटी को कम करा, जिसके जो कि ADA इसमें पुट करना इज यूजलेस, क्योंकि इसमें तो एक वायरस है जो कि प्रेजेंट है. ADA इज नॉर्मल, इसमें ADA का जो लेवल होगा दैट विल बी नॉर्मल. कैंसर तो वी ऑल नो कन्वर्जन ऑफ द सेल्स इनटू कैंसरस सेल, जिसमें कि जो सेल रेप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है. ADA का डेफिशिएंसी नहीं है बट इम्यूनिटी इसमें भी कम होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स विच आर नॉन फंक्शनल, द सेल्स विच आर ट्यूमर लाइक एंड नॉन फंक्शनल. ये अपना खुद का एक माइक्रो कॉलोनी बनाएंगे एंड दे विल बी फंक्शनिंग इन देयर ओन सेंस. ये बॉडी से रिलेटेड इनका फंक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से कैंसर इज नॉट प्रेजेंट due to ADA deficiency. Cystic fibrosis, it is the fibrosis which occurs. So, not the correct answer. SCID, severe combined immunodeficiency resulting from deficiency of ADA. They have given in the question itself कि deficiency ADA की हो रही है. तो SCID में हम लोग ने फर्स्ट जीन थेरेपी को यूज करा. जीन थेरेपी, व्हाट इज एक्चुअली जीन थेरेपी? जीन को, एक छोटे से जीन को किसी भी सेल के अंदर या फिर किसी भी बोन मैरो के अंदर पुट करना. तो जीन थेरेपी वाज यूज्ड फॉर SCID एंड जो लिम्फोसाइट्स थे दे वर द वन प्रोड्यूसिंग ADA. जो लिम्फोसाइट्स वर द वन व्हिच प्रोड्यूसेस ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज, और इम्यूनिटी पे एक्ट करते हैं. तो व्हेन ADA was genetically absent, कि वो एक जीन जो प्रेजेंट था लिम्फोसाइट के अंदर, जो एक जीन होना चाहिए था लिम्फोसाइट के अंदर, दैट इज जेनेटिकली एब्सेंट, तो ADA का प्रोडक्शन वाज नील.
and immunity was deteriorating day by day. So what biologists thought कि lymphocytes के अंदर जो जीन था, क्योंकि वो जीन अब या तो इट इज अ डिफेक्टिव जीन और इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो बायोलॉजिस्ट ने बाहर से एक परफॉर्म जीन विच प्रोड्यूसेस एडीए लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया. नाउ व्हेन दीज लिम्फोसाइट्स रेप्लिकेट एंड फंक्शन, वो एडीए का प्रोडक्शन करने लगे. व्हेन दिस एडीए इज प्रोड्यूस्ड, इम्यूनिटी बैक टू नॉर्मल. इम्यूनिटी वाज बैक टू नॉर्मल. तो जीन थेरेपी का यूज पहली बार एससीआईडी में ही हुआ. लिम्फोसाइट्स में जो डिफेक्टिव जीन था दैट वाज प्रेजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडीए, उसको रिप्लेस करके एक प्री फॉर्म जीन को बायोलॉजिस्ट ने पुट करा एंड दे सॉ कि lymphocytes started producing ADA, which was essential for immunity. And this was done in a 4-year-old girl. एक 4 साल की छोटी बच्ची में पहली बार एडीए डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी को यूज करा गया था. जीन थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर. कैसे यूज करेंगे? अगर किसी फीटस में, जब फीटस में हम लोग थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड ये चेक करेंगे कि उसके जीन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड इफ वी फाउंड कि वहां पर एडीए जीन में डिफेक्ट है, देन व्हेन दिस विल बी डिस्कवर्ड कि एडीए जीन में डिफेक्ट है, तो हम लोग बोन मैरो में ही डायरेक्टली एडीए जीन को डाल देंगे. तो व्हेन इन द बोन मैरो इटसेल्फ एडीए जीन विल बी प्रेजेंट, तो क्या होगा कि द lymphocytes which will be produced, which are produced, they will be having ADA itself. उनमें ADA पहले से ही प्रेजेंट होगा. एंड व्हेन दिस विल हैव, तो नॉर्मल इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से इन द डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज वी हैव टू गिव अब जेनेटिक ट्रीटमेंट. हम लोगों को उनमें जीन थेरेपी देनी ही पड़ती है, अदरवाइज द सर्वाइवल इज वेरी लो. तो फर्स्ट clinical gene therapy that was done in the case of SCID in a 4-year-old girl. ये भी याद रखना है कि एक 4 साल की छोटी बच्ची में दी गई थी. Question 14. ADA is an enzyme which is deficient in a genetic disorder SCID. What is the full form of ADA? Adenosine deaminase. Okay. Aspartate deaminase, no. Arginine deaminase, no. In the disorder of SCID, severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. We have one other thing also, that is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired का मतलब है कि बाहर से कोई ऐसी चीज प्रेजेंट थी जिससे कि ह्यूमन ने ये जो डेफिशिएंसी है वो एक्वायर करी. That is through HIV virus. Whereas in SCID, that is severe combined immunodeficiency, it is a gene defect. It is a genetic level defect wherein adenosine deaminase deficiency is present. And how this adenosine deaminase deficiency is present? The lymphocytes have genes for production of adenosine deaminase. But in case of SCID, there is a defect in the genes of the production of ADA. या तो उस जीन में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाए, either the whole gene is absent, या तो वो जीन ही एब्सेंट हो, और म्यूटेशन, या उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो बेस पेयरिंग है उसमें म्यूटेशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कि वो जीन डिफेक्टिव हो जाए. एंड व्हेन दैट जीन विल बी डिफेक्टिव, देयर विल बी defective gene. Defective gene will lead to the production of ADA, and severe combined immunodeficiency
will happen. And why we are saying that severe combined immunodeficiency? Because ADA gene or adenosine deaminase, it helps in the maturation and it helps in the functioning, normal maturation of two of the main lineages. वो दो lineages कौन से हैं? एक तो हमारे lymphocytes के और दूसरे हमारे monocytes के. तो lymphocytes and leukocytes. Lymphocyte T cell and B cell and leukocytes are white blood cells. तो जब दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे white blood cells and T and B cell, जिसकी वजह से सीवियर कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हमारा white blood cells and T and B cells. White blood cells they provide these white blood cells provide us जो humoral immunity है, humoral or innate immunity, and T and B cells is acquired immunity. Acquired immunity T and B cells है secondary immunity, वो T and B cells के थ्रू होती है, and white blood cells are the ones which are present in normal functioning of the body. Immunity provide करना, inflammation के cases में help करना. तो the production of both these white blood cells, the white blood cells and the T and B cells decreases, जिसकी वजह से severe, बहुत ही ज्यादा severe की primary immunity भी नहीं है, secondary immunity भी नहीं है. तो severe combination of both these immune deficiency. So the ADA enzyme which is deficient in genetic disorder of SCID is adenosine deoxyamidase. नहीं. Adenosine deaminase, yes. Aspartate deaminase, it is of no function, and arginine deaminase is of no function. Question 15. Silencing of a gene could be achieved through the use of RNAi only, antisense RNA only, both RNA-AI and antisense RNA, and none of the above. किसके थ्रू हम लोग एक जीन को साइलेंस कर सकते हैं? जीन साइलेंसिंग. जीन साइलेंसिंग इज एक्चुअली कि कोई भी एक जीन हमारी बॉडी के अंदर बना, ठीक है, और हमने उसको जाकर बाय एनी अदर आरएनए उस जीन को जाकर साइलेंस कर दिया. क्योंकि जैसे ही एक जीन साइलेंस हो जाएगा तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा. जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जीन साइलेंसिंग कैन बी डन बाय बोथ RNAi by RNA interference और antisense RNA. RNA interference और antisense RNA, by this we see कि जब एक सेल में, एक इंसेक्ट के सेल में, मान लेते हैं कि उसके DNA ने ट्रांसक्रिप्शन करके एक RNA को बनाया, ठीक, एंड दिस RNA will further translate and produce proteins. This protein might be a toxin, and if this toxin keeps on producing, तो जो host है, this toxin will accumulate in this host और host का lysis होने लगेगा. So what we can do is कि हम लोग इस या तो DNA पर act करें, either we stop the transcription or we silence the RNA or we denature the proteins. But if we denature the proteins by temperature, by increasing the temperature, the host proteins are also going to be affected. So the only better way which was found was the silencing of RNA. If we silence the RNA at this level, there will be no protein production, there will be no toxin production or other protein production which are helping in the survival of the insect. So what we do is कि हम लोग double-stranded RNA
और या हम लोग एक एंटीसेंस आरएनए, when we put this double stranded RNA or antisense RNA inside the insect, what happens is कि ये जो RNA प्रोडक्शन होगा, that will act on the RNA of insect, and जो हमने RNA डाला, that is antisense RNA, तो there will be formation of bonds between these two, जिसकी वजह से ये portion जो RNA का है, it will be silenced, silencing or inactivation. Silencing or inactivation. So silencing or inactivation of this particular part of RNA, तो जिसके वजह से आगे प्रोटीन are not produced, and if protein are not produced, जो normal functioning एक insect के अंदर चल रही थी, that is hampered, and when that is hampered, तो जो insect था उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें लाइसिस होगा, उसमें हाइड्रोपिक चेंजेस आने लगेंगे और उसका लाइसिस हो जाएगा. And this was the way by which many plants are protected against the pathogens by silencing the RNA. अगर RNA को आप साइलेंस कर दो तो आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, एंड व्हेन दैट प्रोसेस इज स्टॉप, उस सेल का लाइसिस हो जाएगा. तो बहुत सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड plants and other things which are present, they are using RNA silencing by the process of adding both RNAi, या तो हम लोग RNAi इंटरफेरेंस या फिर हम लोग एंटीसेंस RNA को डालते हैं. बाय एंटीसेंस RNA मीन कि जो RNA इंसेक्ट का था उसका एंटीसेंस, उसका ऑपोजिट सेंस. तभी अगर हम एंटीसेंस RNA यूज करेंगे, दैट इज द ओनली वे इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द नॉर्मल RNA. जो यहाँ पर AT CT अगर होगा तो उसका ऑपोजिट ही एंटीसेंस RNA प्रेजेंट होना चाहिए, एंड बाय दैट is only going to act on the RNA of the insect. Okay, so we can use both RNAi or antisense RNA. Okay, we have solved the multiple choice questions of biotechnology and applications. We will be dealing with short type of questions, very short type of answer questions in the next session. Thank you so much.